सरफेस केमिस्ट्री। अब ये है तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, बट ये है बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह, ठीक है ना। इसके अंदर आपको चीजें याद करनी है, एक आध दो इक्वेशन है छोटी मोटी, वो आपको याद वैसे भी रह जाएंगी, बट बाकी ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल एफर्ट डालेंगे और एनसीईआरटी याद करेंगे। मैं आपको पॉइंटर्स बता दूंगा जो मेन टॉपिक्स हैं और जो मेन चीजें समझा दूंगा, बाकी आपको याद करना रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो सरफेस केमिस्ट्री पहले कुछ सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन। सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ फेनोमेनन अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस, दैट इज एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस। ओके, जैसे कि आपके पास एक लिक्विड है जो एक कंटेनर में पड़ा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर एक्वेरियम टाइप से है कंटेनर, उसमें आपके पास ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, यहाँ पे देखो लिक्विड है, ये लिक्विड फेज है, और यहाँ पे क्या है, एयर है जो गैस होती है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है सरफेस पे, बाउंड्री सेपरेटिंग टू फेजेस, ये लिक्विड फेज और ये गैसियस स्टेट, उसको कहते हैं आपका सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसमें अपन 3-4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन के बारे में, ठीक है, एड्सॉर्प्शन। अब इनकी जो पुस्तक की डेफिनेशन है वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी बहुत जगहों पर, उनको बिल्कुल आप देखिएगा। बट बेसिकली ये होता है कि यार आपके पास जैसे कोई सब्सटेंस है, उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उसको कहा जाता है एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो, ठीक है। और एड्सॉर्प्शन का उल्टा क्या हो जाता है, डिसॉर्प्शन, जिसमें सरफेस से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल वगैरह से आपको बताऊंगा। तो अब एड्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेट भी चीज आ गई, ठीक है ना। एक होता है एड्सॉर्बेंट, एक होता है एडजॉर्बेट, ठीक है ना। समझ में आ ही रहा होगा क्या होगा। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एडजॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहे हैं। अब एड्सॉर्बेंट की एग्जांपल्स अगर अपन देखें, चारकोल, सिलिका जेल, सॉरी टू बी स्पेसिफिक, एल्यूमिना जेल, ठीक है। ये सब चीजें जो होती हैं ये गुड एड्सॉर्बेंट्स है, क्योंकि इनका हाईली पोरस स्ट्रक्चर होता है और सरफेस एरिया भी इनका लार्ज होता है, ठीक है ना। तो अब ऐसा कुछ समझ सकते हो कि यार इनका जैसे सरफेस है, जैसे आपके पास चारकोल है, इसके सरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स वगैरह चिपक जाए ना, ये होता है बेसिकली एड्सॉर्प्शन। अब एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने सुना होगा ना ये वाला टर्म एब्सॉर्प्शन, ठीक है। यहां पे देखो बी आ रहा है और यहां पे आपका डी आ रहा है, डिफरेंस है। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं, इसकी टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। मैं आपको क्विकली से बता देता हूं कि एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो एड्सॉर्प्शन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है ना, वो सरफेस पे आता है, ठीक है ना, और सरफेस पे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अब ऐसा नहीं कि बल्क में नहीं आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी सरफेस है तो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट यहां पे होगा, अंदर कम होगा, काफी कम होगा। लेकिन एब्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आपका स्पंज पानी को एब्सॉर्ब करता है ना, पूरा का पूरा अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सब जगह पानी फैल जाता है, ठीक है ना। इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सेम होगा, इसके अंदर सरफेस पे ज्यादा होगा। ये एक बल्क फेनोमेनन है, यानी कि पूरे सब्सटेंस के बल्क में होता है, और ये क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है। ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा। ये जो होता है यूनिफॉर्म रेट पर होता है, ठीक है। एब्सॉर्प्शन जो होती है यूनिफॉर्म रेट पे होता है, लेकिन ये जो होता है ये पहले तो काफी फास्ट होता है और फिर स्लो होने लग जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, ये आपको प्रॉपर टेबल एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, वहां पे आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया अभी क्या होता है। अब इसकी अगर अपन कुछ थर्मोडायनेमिक्स देखें, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन इसकी कंसिडर करेंगे, भाई क्या इसमें हीट रिलीज वगैरह रहती है ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो रहे हैं, ये एनर्जी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि आपकी इसमें ऐसा नहीं हो रहा है ना कि यार आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे कहीं पे सरफेस है, जैसे कोई स्पॉन्ज है, उसके सरफेस पे, चलो स्पॉन्ज वाला नहीं, या अपन चलो एब्सॉर्प्शन के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक स्पॉन्ज है, पानी भरा हुआ है, आप उसको हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा। तो अगर पानी आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हीट इसमें आपकी हीट और बाहर रिलीज हो रही है ना। पानी को अपन को निकालना है तो हीट दे रहे हैं, यानी पानी जब आएगा तो हीट बाहर जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हो, समझने का एक तरीका है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स, एक बात ये बताओ तो डेल्टा एच जो हो गया वो अपना क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। ये चीज तो अपन समझ गए। अब एक और चीज ध्यान में दो कि भाई इसमें एंट्रोपी का क्या हो रहा है, डेल्टा एस क्या हो रहा है।
तो ध्यान दो, पहले आपके पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो हवा में थे, बहुत ही डिसऑर्डर थे, और अब क्या आ गए, सरफेस पे आ गए, काफी ऑर्डरली फेज में आ गए। तो एड्सॉर्प्शन की वजह से एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की, तो यानी बोलेंगे ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो बताओ डेल्टा जी का क्या होगा? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद है कि भूल गए थर्मोडायनेमिक्स, है ना? तो ये केवल तभी हो पाएगा जब डेल्टा जी नेगेटिव हो, ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये समझो क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो ज्यादा बड़ी चाहिए डेल्टा एच की, तो इसलिए अपन एब्सोल्यूट वैल्यू किया। बाकी अगर अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस होगा, लेकिन अपन साइन के हटा के बात करें तो इस तरह से होगा, मॉड्यूलस की बात हो रही है, समझ के नहीं? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, यानी आपको थर्मोडायनेमिक्स में वापस जाके देखना चाहिए कि भाई अपन चीजें भूल तो नहीं गए, ठीक। अब अपन देखते हैं कि यार इसका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। तो जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होती जाएगी ना, जैसे आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आते गए आते गए आते गए, तो एक समय क्या होगा, तो डेल्टा एच इसका रिड्यूस होता जाएगा, मतलब जो चेंज डेल्टा एच लेस देन लेस नेगेटिव, सॉरी मतलब पॉजिटिव की साइड जाता जाएगा, ये नेगेटिव से जीरो की साइड जाएगा, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे टी डेल्टा इसके बराबर हो जाएगा और डेल्टा जी जो होगा वो जीरो हो जाएगा और इस स्टेट पे आपकी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है ना। पढ़ा है ना ये सब तो अपन ने, चलो यार ये अपन सीख गए। अब अपन देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ये होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन एड्सॉर्बेंट गेट्स एड्सॉर्ब्ड इन अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट एट एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ द एड्सॉर्बेंट एज वेल एज एड्सॉर्बेट, दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शंस, ठीक है। दो तरह की होती है, एक होती है आपकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होती है आपकी केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल के अंदर क्या होता है, इसको फिजिक्स ऑप्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सरफेस पे फिजिकल फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्प्शन होती है, ठीक है ना, यानी जैसे वैंडरफोल्स वगैरह। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल फोर्स की वजह से होती है। इनमें डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे। इसमें पहली बात, ये वीक होता है, मतलब वीक एड्सॉर्प्शन होता है, और ये होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ, अगर अपन फैक्टर देखें ना, तो नेचर की अगर अपन बात करें कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। एंथैल्पी की अगर अपन बात करें, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो ये लो होती है, ठीक है, और ये होती है काफी हाई। अपन बात करें नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी, तो ये रिवर्सिबल होती है और ये होती है नॉन रिवर्सिबल, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन होती है यूजुअली नॉन रिवर्सिबल होती है, और ये काफी स्लोली होती है, और ये वाली काफी फास्ट होती है, ठीक है ना। अपन और एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, ये फिजिक्स ऑप्शन और ये केमिकल ऑप्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे होती है ये, और ये हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर अगर करते हैं तो क्या होता है, अगर अपन इसमें टेम्परेचर चेंज राइज करते हैं ना, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब है कि एड्सॉर्प्शन आपकी कम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी मतलब किसी पे भी एड्सॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब सर्टेन सब्सटेंसेस का सर्टेन सब्सटेंसेस पे ही केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। ये भी एक पॉइंट आप याद रख सकते हो। मल्टी लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको टेबल एनसीईआरटी में पूरी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक रफ टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा इंटेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम इसी टेबल, ये एक रेफरेंस के लिए टेबल है, बाकी आपको प्योर टेबल एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है सब बच्चों को। एनसीईआरटी पढ़े बिना आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप जेई निकालोगे, स्पेशली जेई मेन और स्पेशली केमिस्ट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन देखें, प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक समय बाद लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है प्रेशर इंक्रीज करने पर, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है इसकी काफी ज्यादा होती है लो, मतलब कम एनर्जी पे भी एक्टिवेट हो जाती है, पर इसमें होती है काफी ज्यादा हाई। अपन करते हैं डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एब्सॉर्बेंट की बात करें, तो ये आपका इजी लिक्विफाइबल जो गैसेस होती है ना, इजीली जो लिक्विफाई हो जाती है वो इजीली फिजिक्स ऑप्शन हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों पे डिपेंड करता है, एड्सॉर्बेंट एब्सॉर्बेंट दोनों पे डिपेंड करता है, कोई कोरिलेशन आप दे नहीं सकते हो, ठीक है ना। ईज ऑफ डिसॉर्प्शन की अगर अपन बात करें तो ये इजी होता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है, ये डिफिकल्ट होता है बिकॉज केमिकल फोर्सेस होते हैं। ग्राफ की बात करें, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, किस चीज का ग्राफ है, ये फिजिक्स ऑप्शन का और ये केमिस्ट्री ऑप्शन का, ऐसा कुछ रहता है। और ये टेम्परेचर है, ठीक है ना। एक्स बाय मतलब बेसिकली ये कि भाई कितना एड्सॉर्प्शन हो गया है, तो आप देखो कि देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रही हो ना,
ये कम होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन आपका हो रहा है धीरे धीरे प्रोसेस का, लेकिन फिर डिक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या केवल लिक्विड्स का ही एड्सॉर्प्शन होता है? नहीं, गैसेस का भी एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ठीक है। अगर अपन इसके बारे में अगर ध्यान से देखना चाहें तो अब ये डिपेंड करता है दो तीन चीजों पे। पहले तो होता है नेचर ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ गैस। अब ये क्यों होगा भाई, क्योंकि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती है जैसे HCl है, NH3 है, Cl2 वगैरह है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू परमानेंट गैसेस जैसे H2N2 वगैरह को डिफिकल्ट होता है करना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है वो। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और आता है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट अगर अपन बोले, एक्टिवेशन ऑफ, आई थिंक ये नंबरिंग काफी रैंडम हो गई इस पॉइंट पे, बट ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, ओके गाइस, ओके गाइस, व्हाट इज गाइस, ओके गाइस, ठीक है। तो नेचर, सॉरी, एक्टिवेशन एड्सॉर्बेंट, तो मेटेलिक एड्सॉर्बेंट जो होते हैं उनको अपन एक्टिवेट कर सकते हैं रबिंग के थ्रू या उस पर कोई केमिकल रिएक्शन करा के, ठीक है ना। इनको कराने के लिए अपन कई बार सरफेस इनका छोटा कर देते हैं, ठीक है, मतलब छोटे एरिया पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्यों होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज, जैसे अगर तुम्हारे पास जैसे एक ईंट है, ठीक है, इसको तुमने दो हिस्सों में काट दिया तो तुम्हारे पास दो ईंटें हो जाएंगी, वॉल्यूम सेम है लेकिन इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला सरफेस तो इसमें अभी भी है लेकिन ये दोनों सरफेसेस देखो ऐड हो गई, ये जो है ना सरफेसेस, ये वाली और ये वाली ऐड हो गई हैं, तो यहाँ पे और गैस मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो आप इनको जितना छोटा छोटा काटते जाओगे ना उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाता है, ठीक ना। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। टेम्परेचर डिक्रीज वगैरह पे क्या होता है मैंने आपको बता ही रखा है अभी कैसे क्या चलता है उसमें। अब यहाँ पे एक चीज अपन ने देखी है, ठीक है ना, कि आपकी जो एड्सॉर्प्शन होती है ना वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल कई बार देखी गई है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आती है फ्रीउंडलिच आइसोथर्म जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ है नहीं खतरनाक है, दिखने में खतरनाक है केवल। बेसिकली ये है कि यार अपन अगर x माने मास ऑफ एड्सॉर्बेट की कितना एड्सॉर्प्शन हो गया एड्सॉर्बेट का और m हो गया मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पे प्री प्रेशर है और k जो है ना k एक कांस्टेंट है और जो ये m है, आप सॉरी ये m नहीं है 1/na है, ठीक है, 1/n है, ये n है, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसकी स्टडी देखें तो ये कुछ ऐसा पाया गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा पाया गया है, ठीक है ना। एट लो प्रेशर पे क्या होगा x/m इक्वल टू kp, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो स्ट्रेट लाइन टाइप्स आ रहा है। हाई टेम्परेचर मतलब इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे क्या होता है, मिड p अगर है आपके पास मिडिल क्लास p है तो x/m इक्वल टू kp पावर 1/n, जहां पे जो n है ना 1/n जो है 0 और 1 के बीच में होता है, ये 0 और 1 के बीच में होती है पावर। और हाई प्रेशर अगर आपके पास है, काफी ज्यादा हाई प्रेशर अगर कर देते हो मेरे भाई, तो क्या होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, देखो ना कांस्टेंट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका इस तरह का ग्राफ है और ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये फ्रीउंडलिच आइसोथर्म है। इस पे क्वेश्चन पता है क्या क्या बन जाता है, इसका लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग x/m का ग्राफ कई बार ये लोग बनाते हैं और कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि भाई बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत खतरनाक कोई है नहीं, सिंपल स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ये अपन ने बना लिया। अब आता है आपका एड्सॉर्प्शन का बेनिफिट, सॉरी का एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो काफी फटाफट से मैंने आपको पढ़ा दिया भाई एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है वापस से बता देता हूं कि आपके पास अगर सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन कर रहे हैं वो होता है आपका एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। कि आपके पास कोई सॉलिड है उस पर आके कोई लिक्विड सरफेस पे चिपक गया, केवल वही अंदर जा रहे वो एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है। एग्जांपल इसके हो जाते हैं, एक तो गैस मास्क के अंदर होता है ये यूज, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या यूज होता है, ये भाई पूरी तरह से प्योर थ्योरी है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में पूरा लंबा चौड़ा सा मिल जाएगा। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। डाइंग ऑफ क्लोथ्स में यूज होता है, डीह्यूमिडाइजर्स में यूज होता है, कलरिंग मैटर के रिमूवल में यूज होता है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस में यूज होता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, क्रोमैटोग्राफी में यूज होता है, क्रिएटिंग वैक्यूम बनाना उसमें काम आ जाता है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स भी होते हैं आपके, जैसे अपन देखते हैं ना वो इंडिकेटर्स वगैरह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वो फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर अपन ने देखा हुआ है भाई मेटलर्जी के अंदर, और हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने में भी ये यूज आते हैं। तो ये हुई एड्सॉर्प्शन, ये आपका पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगेन
मैं क्या बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में से जाके पूरा रट डालना जो भी लिखा हुआ है, कहीं से भी उठा के लाइन आएगी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कितना भी मैं बड़बड़ कर दूं आपको याद नहीं होगा, आप खुद करोगे तभी होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक डिफरेंशिएट करती है टॉपर्स और एवरेज रैंकर्स में, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो सब के सब फट 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 करके आ जाते हैं, ये वाले याद करने वाली चीज है। अब ये है इनऑर्गेनिक नहीं, लेकिन है सब्जेक्ट उसी तरह का, तो आप प्लीज याद करिएगा इसको, है ना, प्लीज आगे मत बढ़ना याद के बिना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस यार जो एक केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, जबकि वो खुद केमिकल में रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऐसी चीज जो होती है इसको कहा जाता है कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन है, काफी पॉपुलर है, इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन MnO2 यूज करते हैं ना साथ में, तो रिएक्शन ड्रामेटिकली फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए MnO2 यहाँ पे कैटालिसिस हो गया। अब इसके दो टाइप हो गए, एक तो होता है होमोजेनस, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका जो कैटालिस्ट है और रिएक्टेंट्स है सेम फेज में होते हैं, जैसे कि SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO गैस गिव्स SO3, यहाँ पे ये तीनों गैस फेज में, तो ये होमोजेनस है। हिट्रोजेनस क्या होता है? जिसमें आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो। यहाँ पे ध्यान दो, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की बात है, प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है, तो प्रोडक्ट के बारे में मत सोचना ज्यादा। जैसे अगर अपन ये वाली रिएक्शन इस तरह से देखें कि SO2 प्लस O2 में पर कैटलिस्ट डाले, प्लेटिनम डालते जैसे, तो ये प्लेटिनम तो सॉलिड होता है, ये भी सेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में, तो हेटेरोजेनस बोलेंगे इसको, हेटेरोजेनस, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं टाइप ऑफ कैटालिसिस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। कैटालिसिस मतलब जो प्रोसेस ऑफ कैटलाइजेशन जो है ना, कैटालिसिस, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहला तो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होती है जिसके अंदर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। नेगेटिव कैटालिसिस भी होती है जिसमें आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट होती है आपकी ऑटो, ठीक है, ऑटो कैटालिसिस, जिसमें क्या होता है आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वही आपका कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है और तेजी से रिएक्शन होती जाती है। और नेक्स्ट होता है इंड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? ऐसी कैटालिसिस है जिसमें एक रिएक्शन की जो कैटालिस्ट है ना वो दूसरे रिएक्शन के लिए भी कैटालिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना, मतलब एक रिएक्शन जो है वो दूसरी रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट की तरह काम कर रही है, ये होती है आपकी इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ठीक है। तो ये टाइप्स वगैरह आप देख सकते हो, आप इनके बारे में थोड़ा जान सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या ये होता है। अब होता है दूसरा एक और सब्सटेंस, प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स, ठीक है ना, प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स। प्रमोशन शब्द सुना है ना कि नहीं सुना है? तो प्रमोटर्स और एक्टिवेटर्स, तो ये सब्सटेंस जो होते हैं ना, प्रमोटर या एक्टिवेटर, ये कैटालिस्ट खुद नहीं होते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस में कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक काफी फेमस चीज है हेबर्स प्रोसेस, ये पढ़ा हो तो। हेबर्स प्रोसेस आपके एनसीईआरटी केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी अच्छे से दे रखा है, उसमें बहुत सारा कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे जो Fe है वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, और मोलिब्डेनम प्रमोटर है। प्रमोटर क्या करता है? एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर देता है आयरन के ऊपर, जिससे आपकी ज्यादा इजी रिएक्शन हो जाती है। एक और होता है कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है ना। सारे थ्योरी पॉइंट्स है ये, आपको याद करने यार, ये सब मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या क्या याद तो आप ही को करना पड़ेगा मेरे भाई। कैटालिटिक पॉइजन या एंटी कैटालिसिस, इसमें क्या होता है कि यार ये खुद तो कैटालिस्ट नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस में दूसरे की एक्टिविटी कम हो जाती है, ओके। और ये इसलिए होता है क्योंकि यार ये उसके साथ कंपीट कर रहा है। अभी दो लोग कंपीट करेंगे 100% ऑफ रिसोर्स के लिए, तो दोनों के पास आधा या कम ही बचेगा ना। तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि N2 प्लस H2 अगर अपने पास है, ठीक है ना, इसमें जो Fe है वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S जो है वो कैटालिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है, कि भाई ये रिएक्शन को और स्लो करते हैं, कैटालिसिस होने नहीं देते इजीली, ठीक है। तो यार ये अपन ने समझा, ये अपन ने जाना, ओके। अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ कैटालिस्ट के, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है ना, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप एनसीईआरटी से भी पढ़िएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला ये होता है कि ये अनचेंज रहते हैं इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट एंड ऑफ रिएक्शन, मतलब ये खुद रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि ये जब डिवाइडेड होते हैं ना तो काफी अच्छे से काम करते हैं, मतलब जब छोटे छोटे टुकड़े कर देता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो इजीली रिएक्शन और ज्यादा सरफेस पे हो सकेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जैसे आपका एक कैरेक्टरिस्टिक के सरफेस पे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आके फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। ज्यादा सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? छोटे छोटे पीसेज में इसको रिड्यूस करके। तीसरा ये होता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कैटालिस्ट रिएक्शन को कभी इनिशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन कभी कभी ये आपकी
एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर डालता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है H2+O2 रूम टेम्परेचर पे प्रोसीड नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस पर क्या डाल देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक डाल देते हैं, ठीक है ना, प्लेटिनम ब्लैक नामक ये चीज है, वो अगर डाल देते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक इनिशिएशन का एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन, ठीक है ना। बट आपके क्या ध्यान रखना है, कैटालिस्ट इनिशिएट कभी रिएक्शन को कर नहीं सकता है, ठीक है ना। फिर अपन ने नेक्स्ट देखा कि कैटालिस्ट जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट ही काम आता है, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कोई सा भी रिएक्शन लेके कोई सा भी कैटालिस्ट घुसा दिया, नहीं। नेक्स्ट इज कि कैटालिस्ट अभी कभी इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज नहीं करता है, वो इक्विलिब्रियम में जाने में फास्ट अटेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जैसे आपके इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रहना चाहिए और 2 मोल ऑफ NH3 रहना चाहिए फॉर एग्जांपल, और जैसे N2 रहना चाहिए आपके पास 3 मोल, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसे कुछ रिएक्शन हो रही है, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई आपने कैटालिस्ट डाल दिया तो ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, नहीं, वहां पे सेम ही कंपोजिशन रहेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, बस फास्ट हो जाएगी रिएक्शन थोड़ी, ठीक है, जल्दी आ जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट अपन ने देखेंगे कि कैटालिस्ट आपका जो होता है ना, ये एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ही आपकी जो एक्टिवेशन, सॉरी आपकी जो कैटालिस्ट है वो काम कर पाते हैं, तो आपकी जो पीएच है, जो आपका टेम्परेचर वो एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, तभी ये चीजें काम की है, वरना कोई यूज की नहीं है, टाइम पास है ये सब, ठीक है ना। और ये इजीली अफेक्ट हो जाते हैं बाय इन्फ्लुएंसर और पॉइजन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल आप लोग, एनसीईआरटी से कृपया पढ़िएगा, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। इनको समझने की यार एक थ्योरी आई है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है ना। अब आप समझोगे एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा क्यों था, क्योंकि कैटालिस्ट को समझना था। एड्सॉर्प्शन थ्योरी नाम करके एक थ्योरी दी गई है कि भाई कैटालिस्ट काम कैसे करते हैं, तो समझाते हैं। तो ये यूं कहती है कि आपकी जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस है ना, इसमें क्या होता है कि 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जैसे कैटालिस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके रिएक्टेंट के सरफेस पे आता है, फिर आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो प्ले में आते हैं, और जो मॉलिक्यूल के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट पे चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है, एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट नाम की स्पेशीज बनती है, और उसके बाद रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है, और फिर वो रिएक्शन प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास Na के 2 एटम्स हैं और आपका कैटालिस्ट है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब ये H2 डिफ्यूजन होगा H2 का इसके सरफेस पे, और ये Na के ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी Na के ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया। फिर क्या होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगी इनकी, ठीक है, एड्सॉर्प्शन होगी, और ये दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की एक चीज बन गई, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ऑफ C2H4, ठीक है, जो अपन को रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना था ना, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली अपन यहाँ पे ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं, मैं आपको रिएक्शन लिखना भूल गया, बेसिकली हम इसका बता रहे हैं। तो ये पहले क्या हुआ, H2 यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया, अब यहाँ पे आपका C2H4 जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा, देखना कैसे, Na आपके पास है, H आपके पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे, अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया और यहाँ पे ऐसे अटैक हो जाएगा, और आपकी ये इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, समझे, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। क्या होता है, सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, जो यहाँ पे हो रहा है। फिर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, इस तरह का इंटरमीडिएट एक बन जाता है। फिर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट ऑन अ कैटालिस्ट सरफेस, और फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ना सरफेस की उस पर ये देखो रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया, और फिर क्या होता है, ये प्रोडक्ट डिफ्यूज होकर बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको सपोर्ट करने के कुछ फैक्टर्स हैं, ये थ्योरी का डायग्राम आप और अच्छे से आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे ये सब चीजें। और मैं प्लीज आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप खुद से चीजें रीड करने की कोशिश करो। जो भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं वो यार खुद से चीजें रीड करना पसंद करते, खुद से चीजें समझते, तभी जाके जा पाते हैं। ऐसे नहीं होते कि भाई दूसरों पे डिपेंड हो गए वगैरह, है ना। तो ये सब आपकी हेल्प के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको प्रिपरेशन खुद से ही करनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना डिपेंड होकर आप नीचे गिर जाओगे एक ना एक दिन, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, फैक्टर सपोर्टिंग थ्योरी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने कुछ फैक्टर्स,
तो ये जो थ्योरी है ये एक्टिव सेंटर्स, फ्री वैलेंसी वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाती है, ठीक है ना। रफ सरफेस जो होता है उस पर काफी ज्यादा एक्टिव स्पोर्स होते हैं, इसलिए इजीली रिएक्शन हो जाती है। कैसे, देखो ना, जैसे आपके पास ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एनाइन मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक्सपोज्ड होंगे तो ज्यादा रिएक्शंस हो पाएंगी। तो ये भी बता रहा है कि भाई फाइन करने पर, मतलब अपन अगर उसके ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं ना छोटे छोटे, अगर अपन कैटालिस्ट की, तो रिएक्शन ज्यादा की होती है, इसलिए होती है, दिख रहा है। ये भी बता रहा है कि भाई प्रमोटर्स वगैरह कैसे काम करते हैं, इनहिबिटर्स वगैरह कैसे काम करते हैं, ये भी एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे इनहिबिटर आके बैठ गया तो ये बॉन्डिंग होने से रोकेगा, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, ठीक है ना। और अगर जैसे यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर यहाँ पे बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एच मॉलिक्यूल्स थे ना, उनको टूटने की ज्यादा टेंडेंसी रहेगी, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कैसे ये सब चीजें होती है। अब अगेन आई नो सब चीजें समझ में नहीं आई होंगी इस तरह की, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, इनमें n नंबर ऑफ क्वेश्चन उठ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसमें आप ऐसे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप एक्सेप्ट कर सकते हो जो फैक्ट है, एटलीस्ट स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो कैटालिसिस के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, एड्सॉर्प्शन के बारे में काफी सारी चीजें बताई। मेरी वापस से आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज एनसीईआरटी में जाके दोनों चीजें देखिएगा जरूर, ये चैप्टर में बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारी चीजें आप उनको याद बिल्कुल कीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोलोइड्स के बारे में अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।